हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन, ठीक। उसके बाद फिर इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन, मनुष्यों में बांझपन, और टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु, ठीक। इतना जो है हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और अब अगला चैप्टर है जेनेटिक्स, ठीक, या फिर अनुवांशिकी, ठीक। तो आइए देखते हैं जेनेटिक्स में, ठीक। तो सबसे पहले आता है कि जेनेटिक कैरेक्टर, अनुवांशिक लक्षण, ठीक। तो आइए इसमें थोड़ा सा देखते हैं। प्रत्येक जीवधारी एक जीव जाति का ही सदस्य होते हैं, ठीक। और प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित आयुकाल या फिर एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसके बाद जीव जो है मर जाते हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहता है, क्योंकि जीवधारी जो होते हैं या फिर सजीव जो होते हैं मरने से पहले रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। इससे जो है पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहता है, ठीक। जैसे जैसे कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है, ठीक। उसी प्रकार मटर के बीज से मटर का ही पौधा उगेगा, ना कि दूसरा पौधा। अरे अगर आप बबूल का वृक्ष लगाएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा, ठीक। अगर आम का बीज लगाएंगे तो आम मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, ओके। उसी प्रकार मानव का संतान मानव ही होता है। इस प्रकार प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान जनकों या फिर माता पिता के ही जाति के सदस्य होते हैं, ओके। और जातीय लक्षण जो होते हैं वह माता पिता के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के द्वारा माता और पिता दोनों के लक्षण जो है उनके संतान में जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए नीली, भूरी या फिर भेगी आँखों वाली माता पिता के संतान उनके ही समान होते हैं, मतलब उन्हीं के समान संतान की भी आँखें होती हैं। जैसे जिस तरह से माता पिता की शरीर की बनावट, आकार, रूपरेखा होती है, उसी प्रकार संतान के भी कुछ लक्षण जो होते हैं वह माता पिता के समान दिखते हैं, ठीक। सपोज दैट, और यदि माता की आंखें भूरी हैं और पिता की आंखें नीली हैं तो उनके संतान की आंखें भूरी या नीली हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ओके। उसी प्रकार खोपड़ी का गंजापन, बालों का रंग और नाक की आकार और कुछ रोग जो होते हैं वह माता पिता से विरासत में मिलते हैं या फिर माता पिता के अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक। सपोज दैट अगर जनक में या फिर माता पिता में गंजेपन की शिकायत है तो जाहिर सी बात है वह गंजेपन वाला लक्षण जो होता है वह उनके संतान में भी जाएगा, ठीक। तो उनका संतान जो होगा, उनका पुत्र जो होगा, उसमें भी गंजेपन की शिकायत होगी या फिर गंजापन होगा, क्योंकि यह अनुवांशिक लक्षण होता है, ओके। तो अब आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर और शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं अनुवांशिक लक्षण के डिफिनेशन को, ठीक। देखिए जीव के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं अर्थात प्रसारित होते हैं, वंशागत या फिर अनुवांशिक लक्षण या फिर विशेषक कहलाते हैं, ओके। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं या फिर स्थानांतरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण या फिर जेनेटिक कैरेक्टर या फिर वंशागत या फिर विशेषक कहते हैं, ठीक। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ सकता है, ठीक। या तो फिर बोल देगा कि वंशागत क्या है, वंशागत किसे कहते हैं, ठीक। या फिर हमने नोटिस किया है कि कभी कभी
अंग्रेजी वर्ड ही जो है हिंदी में लिख देता है। ठीक, जैसे वंशागति का जो है इंग्लिश नेम होता है हेरिडिटी। ठीक, हेरिडिटी जो है हिंदी में ही लिख देगा कि पूछ लेगा हेरिडिटी क्या है, तो जिसको पता रहेगा कि वंशागत का ही अंग्रेजी नाम हेरिडिटी है वह आराम से लिख देगा, और जिसको नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूज रहेगा। ठीक, तो किसी भी नाम से पूछ ले, वंशागत या फिर हेरिडिटी या फिर आनुवांशिक लक्षण या फिर जेनेटिक कैरेक्टर या फिर विशेषक या फिर ट्रेट्स किसे कहते हैं, तो इन सभी नामों का सिर्फ एक ही आंसर है कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं या फिर प्रसारित होते हैं वह आनुवांशिक लक्षण या फिर विशेषक या फिर वंशागत कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए, आनुवांशिकता या फिर वंशागत बस थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम आंसर उसका भी है। ठीक, आनुवांशिकता को अंग्रेजी में इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक, पूछ सकता है कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं या फिर वंशागत किसे कहते हैं, मतलब क्वेश्चन जो है इसका मतलब इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्ड जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जो है ना अंग्रेजी वर्ड ही हिंदी में लिख करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते रहिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, देखिए, आनुवांशिक विशेषक या फिर ट्रेट्स के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता या फिर वंशागति कहते हैं। ठीक, आनुवांशिक ट्रेट्स या आनुवांशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या फिर वंशागति कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है, उसके बाद फिर आगे देखिए, विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगली हेडिंग है वेरिएशन, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या हैं, वी जो है थोड़ा सा दूर हो गया है, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये वेरिएशन लिखा है जिसका हिंदी नेम होता है विभिन्नताएं। ठीक, तो वेरिएशन में थोड़ा सा देख लीजिए, वंश परंपरागत लक्षणों को वंशागति में प्राप्त करने के बाद भी जनक या माता पिता के सभी संतान परस्पर अपने माता पिता से कुछ भिन्नताएं प्रकट करते हैं या कुछ भिन्न होते हैं। ठीक, मेरा कहने का मतलब है कि माता पिता से उत्पन्न संतान जो होता है वह बिल्कुल अपने माता पिता के समान नहीं होता है, उनसे कुछ अलग होता है। ठीक, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए कि एक सगे भाई बहन भी जो है एक समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। ठीक, मेरा कहने का मतलब है एक ही माता पिता के संतान जो होते हैं वह एक समान नहीं होते हैं और ना ही बिल्कुल अपने माता पिता के समान ही होते हैं। ठीक, कुछ ना कुछ जरूर भिन्नताएं होती हैं दोनों में, माता पिता से भी, संतान का माता पिता से भी, और संतान जो होते हैं उनमें भाई बहन में भी जो है भिन्नताएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो है भाई बहन में दोनों एकदम बिल्कुल समान रहेंगे, नहीं। हाँ, मतलब कुछ लक्षण जो है भाई बहन का आपस में मिलता रहेगा, बट कुछ ना कुछ लक्षण जो होते हैं वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दो जीव एक समान नहीं हो सकते हैं, क्यों ना वो एक ही माता पिता के संतान हो, उसके बावजूद भी वो एक समान नहीं रह सकते, डिफरेंट रहेंगे। ओके, यही अंतर वेरिएशन या फिर विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक, अगर कोई पूछ ले कि वेरिएशन क्या है, विभिन्नताएं क्या हैं, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि एक ही माता पिता के संतान एक समान नहीं होते। ठीक,
उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जैसे सपोज दैट, उदाहरण के लिए आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, हाइट, बाल, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर रहेगा उनके संतान में एक दूसरे से। मतलब माता पिता से भी कुछ संतान अलग होंगे, मतलब कुछ अंतर होगा। और बहन भाई हैं उनमें भी यह विभिन्नताएं देखने को मिलेगी कि मतलब एकदम एग्जैक्टली, एकदम वास्तविक रूप से दोनों एक समान नहीं रहेंगे। ठीक। उसके बाद फिर आता है वेरिएशन। और अब वेरिएशन के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक, देखिए वेरिएशन, वेरिएशन के दो भाग हैं। सोमैटिक वेरिएशन, जिसे हिंदी में कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक। उसके बाद नंबर 2 है ब्लास्टोजेनिक या फिर जर्मिनल वेरिएशन। ठीक। सोमैटिक वेरिएशन जो होता है यह जेनेटिक नहीं होता है। ठीक। ये सोमैटिक वेरिएशन जो है, इसमें सोमैटिक वेरिएशन का प्रभाव जो होता है वह कायिक या फिर शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। ठीक। और सोमैटिक वेरिएशन या फिर कायिक विभिन्नताएं जो होती हैं वह अनुवांशिक नहीं होती हैं। ठीक। और सोमैटिक वेरिएशन जो होते हैं वह जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक। सोमैटिक वेरिएशन के 3 कारण हैं। नंबर 1 है इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब वातावरणीय कारक, जिसमें वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, वायु, जल, पोषण आदि के कारण विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक। उसके बाद फिर दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मतलब अंग का प्रयोग और अनुप्रयोग। जैसा कि जो अंग ज़्यादा प्रयोग किए जाएंगे वह अंग जो मजबूत और विकसित होंगे। ठीक। और जो अंग कम प्रयोग किए जाएंगे या फिर नहीं प्रयोग किए जाएंगे वो अंग कमज़ोर और अल्प विकसित हो जाएंगे या फिर विकसित ही नहीं होंगे। ठीक। उसके बाद एक है कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट को हिंदी में कहते हैं सतर्क प्रयास। ठीक। इसमें क्या होता है, समान बुद्धि वाले जीवों में जागरूक प्रयासों द्वारा अनेक विभिन्नताएं उपार्जित की जा सकती हैं। ओके, देखिए उसके बाद फिर नंबर 2 आता है ब्लास्टोजेनिक या फिर जर्मिनल। ठीक। इसे हिंदी में कहते हैं जननिक विभिन्नताएं, जननिक विभिन्नताएं या फिर ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक। इसमें क्या होता है, ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल वेरिएशंस में या इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। सपोज दैट अगर एक जीव में अनुवांशिक विभिन्नताएं या जेनेटिक वेरिएशन हो गई हैं तो वो जाहिर सी बात है वह वेरिएशन जो उसके संतान में भी जाएगा। ठीक। ब्लास्टोजेनिक या फिर जर्मिनल वेरिएशन जो होता है यह अनुवांशिक होता है और अधिकतर जो है जर्मिनल सेल्स या फिर जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक। ये वेरिएशन जो होते हैं या तो पूर्वजों में पहले से उपस्थित होते हैं या तो उत्परिवर्तन के कारण विकसित हो जाते हैं। ठीक। और उसके बाद जो है जर्मिनल वेरिएशन के भी 2 भाग हैं। नंबर 1 है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और नंबर 2 है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो होती हैं ये विभिन्नताएं जीवों की जाति, प्रजाति और उनके प्रकारों के आधार पर परिवर्तित होती हैं। ओके। उसके बाद अगला है डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ये वेरिएशन जो होता है अचानक होने वाले उत्परिवर्तन है जो सभी जननिक विभिन्नताओं के आधार होते हैं और अधिकांश उद्विकास जो होता है इन्हीं के द्वारा होता है। ओके। उसके बाद फिर अगली हेडिंग है अनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स या फिर जननिकी। ठीक। इसमें देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिकता, इनकी अनुवांशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक। और अनुवांशिकी शब्द जो है डब्ल्यू वेटसन ने 1905 ईस्वी में दिया। ठीक। और फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पिता जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि अनुवांशिकी शब्द की खोज डब्ल्यू वेटसन ने 1905 ईस्वी में किया, लेकिन
जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि डब्ल्यू बेटसन ने 1905 ईस्वी में अनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द की खोज की थी, ठीक। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के आधारीय सिद्धांतों की खोज की थी, ठीक। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, अगली हेडिंग आती है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कुछ शब्दावली हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर इन शब्दावली को आप जानेंगे नहीं तो आगे का जो टेस्ट क्लास वगैरह हैं ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। तो छोटे छोटे हेडिंग्स हैं या फिर छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में और हो सकता है अगले भी लेक्चर में जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, ठीक। उसके बाद फिर जो है आगे जो है जेनेटिक्स के सभी प्रोसेस को जानेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहला आता है जीन। जीन क्या है? जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर स्थित वह संरचना है जो किसी अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का काम करता है, ठीक। जीन जहाँ पर स्थित होता है वह स्थान लोकस कहलाता है। और जीन को ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने फैक्टर कहा है। ये बात नोट करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट ऑब्जेक्टिव आ जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन को कहा है। ऑप्शन 1 जीन, ऑप्शन 2 फैक्टर या कारक, ऑप्शन 3 क्रोमोसोम, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर मारना, आंसर टिक करना है फैक्टर या कारक पर, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम बताएं ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, बट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जीन गुणसूत्र पर स्थित वह संरचना है जो एक अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, ठीक। और जीन जो होता है अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है। ओके, देखिए यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई जीन है, ठीक। और जीन शब्द जॉनसन ने 1909 ईस्वी में दिया, ठीक। जॉनसन का मीनिंग सुन लीजिए, JOHANNESEN, जॉनसन। ओके, क्योंकि नाम में गलती मत करिएगा, अगर नाम में गलती करेंगे तो नंबर कट सकता है, ठीक। उसके बाद जीन फैक्टर मेंडल, मतलब जीन को मेंडल ने कारक या फैक्टर कहा था। ओके, उसके बाद फिर आगे आते हैं एलिलोमार्फ या एलिल्स, ठीक। एलिलोमार्फ या एलिल्स की खोज बेटसन ने 1909 ईस्वी में किया, ठीक। ये एलिलोमार्फ या एलिल्स क्या होते हैं? यह जीन का एक छोटा रूप है। एलिल्स जो होता है जीन का छोटा रूप है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं अल्टरनेट फॉर्म ए जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म, मतलब विपरीत, एक जीन का विपरीत जो होता है एलिल्स कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। कैपिटल टी जीन है और उसी का अपोजिट क्या, बड़ा का अपोजिट क्या होता है? छोटा होता है। तो जीन्स का छोटा रूप जो होता है वह एलिल्स कहलाता है। ओके, सपोज दैट एक बड़ा प्लांट है जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और एक छोटा प्लांट है जिसे स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। लेकिन दोनों प्लांट ही है ना। उसी प्रकार मतलब एक छोटा प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है, ठीक। मतलब एक बड़ा प्लांट है और एक छोटा प्लांट है। उसी प्रकार जीन्स में भी होते हैं कि एक बड़ा जीन्स होता है और एक छोटा जीन्स होता है, ठीक।
बड़े जीन्स का अपोजिट जो होता है वह एलील कहलाता है, एलील। ठीक, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी लिखा है, कैपिटल टी का अपोजिट जो है स्मॉल टी है, तो यही एलील है। ठीक, इसी को एलील्स कहते हैं। या फिर कोई पूछ ले कि एलील्स एलील्स या एलिलोमार्फ क्या है, तो आप कह देना अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन का अपोजिट या फिर अल्टरनेट फॉर्म जो होता है वह एलील्स कहलाता है। ठीक, उसके बाद भी अगर उसको समझ में ना आए तो एग्जाम्पल दे देना, मतलब एक कैपिटल टी, कोई भी, मतलब डी भी, आप डी वर्ड भी लिख सकते हैं कि सपोज डी, डी है, डी इसका अपोजिट क्या होगा, स्मॉल डी होगा ना, स्मॉल डी होगा। तो यही जो है यही एलील्स कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए फेनोटाइप। फेनोटाइप की खोज जो है डब्ल्यू एल जॉनसन 1909 ईस्वी में किया। ठीक, फेनोटाइप की खोज डब्ल्यू एल जॉनसन ने 1909 ईस्वी में किया। और फेनोटाइप की परिभाषा देख लीजिए थोड़ा सा। किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षण को लक्षण का फेनोटाइप कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में लिंग, रूप, रंग, व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ओके, सपोज दैट एक मनुष्य है या फिर एक ह्यूमन बींग्स है, तो उसमें आप उसको देखेंगे तो बताएंगे कि वह मनुष्य काला है, उसके बाल जो हैं भूरे हैं, उसकी आंखें छोटी हैं, वह छोटे कद का है। मतलब सीधे रूप से कह दें कि किसी जीव के बाहरी रूपरेखा का अध्ययन करना फेनोटाइप कहलाता है, यानी मार्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप्स का मार्फोलॉजिकल यानी बाहरी रूपरेखा का अध्ययन फेनोटाइप कहलाता है। उसके बाद फिर अगला हेडिंग आता है जीनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप की खोज भी जॉनसन ने ही किया है। ठीक, जीनोटाइप का खोज जॉनसन ने 1909 ईस्वी में किया। ओके, उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा डिफिनीशन देख लीजिए। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन होता है। जीनोटाइप जो होता है किसी जीव का आनुवांशिक संगठन होता है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में टी स्मॉल टी जीव के जीन रूप है। ठीक, या फिर आसान भाषा में कह सकते हैं कि किसी जीव का उसके जीन के आधार पर उनका अध्ययन करना जीनोटाइप कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है जीनोटाइप तथा फेनोटाइप में अंतर। ठीक, मतलब व्हाइट बोर्ड पर जगह पर्याप्त नहीं थी या फिर जगह नहीं थी, इसलिए जीनोटाइप और फेनोटाइप के अंतर को हम लिखे नहीं हैं, आपको बता दे रहे हैं। ठीक, आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, तो पहले आता है फेनोटाइप। ठीक, फेनोटाइप को हिंदी में लक्षण प्रारूप या फिर दृश्य रूप कहते हैं। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है बबुआ कि दृश्य रूप मतलब उसकी रूपरेखा को देखकर उनकी अध्ययन करना फेनोटाइप कहलाता है। ओके, या फिर उनके लक्षणों के आधार पर उनका अध्ययन करना फेनोटाइप कहलाता है, क्योंकि लक्षण प्रारूप, लक्षण तो बाहर से ही ना दिखाई देते हैं कि बॉडी के अंदर से लक्षण दिखाई देते हैं। बाहर से दिखाई देंगे कि यह जीव कैसा है, दिखने में कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है। हाँ, तो लक्षण प्रारूप या फिर दृश्य रूप या फिर फेनोटाइप जो होता है यह आकार, रंग, रूप और आकृति को व्यक्त करता है। ठीक, उसके बाद फिर जीनोटाइप में क्या होता है? जीनोटाइप को हिंदी में जीन प्रारूप या फिर जीन रूप कहते हैं। इस शब्द से भी पता चल रहा है कि उनके जीन के आधार पर उनका अध्ययन
जीनोटाइप कहलाता है। तो इसमें देखिए जीनोटाइप में जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है जो उनमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। ओके, तो फेनोटाइप में क्या था? फेनोटाइप में जो है जीवों के आकार, रंग, रूप, आकृति को व्यक्त करता था। लेकिन जीनोटाइप में क्या होता है? जीव जीनी संगठन को व्यक्त करता है जो उनके विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। ओके, के बाद फिर आइए फेनोटाइप में। फेनोटाइप जो होता है यह दिखाई देता है और जीनोटाइप जो होता है यह दिखाई नहीं देता। ओके, उसके बाद समान फेनोटाइप वाले जीवों में उनके लक्षण और संरचना समान भी हो सकते हैं और नहीं भी। ठीक, उसके बाद फिर आइए जीनोटाइप में। समान जीनोटाइप वाले जीवों में उनका फेनोटाइप जो होता है सदैव समान होता है। ओके, उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है जीन लोकस। ठीक, मतलब क्रोमोसोम पर वह स्थान जहाँ पर जीन स्थित होते हैं वह जीन लोकस कहलाता है। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति लोकस कहलाती है। ओके, दोनों सही हैं, दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको उसे आप नोट करके रखना और याद करके रखना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।